India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने और चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने सोरेन के वकील कपिल सिब्बल को खरी खरी सुनाई और कहा कि आपने अदालत को धोखे में रखा है। अगर आपको पता था कि ट्रायल कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? कोर्ट को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई थी? जमानत की अर्जी स्पेशल कोर्ट के सामने पेंडिंग है और निचली अदालत पहले ही चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है। आप 2 याचिकाएं डालकर समानांतर सुनवाई करना चाह रहे थे। इस पर सिब्बल ने अपनी गलती मान ली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला किया। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि याचिकाकर्ता ने ईडी द्वारा दायर शिकायत पर विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लेने से संबंधित तथ्यों का खुलासा नहीं किया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के अवकाश पीठ ने ये स्पष्ट कर दिया कि वे सोरेन की याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने 2 अलग अलग याचिकाएं दायर करके समानांतर उपाय बनाए हैं, जिनमें से एक में सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और दूसरे में जमानत की मांग की गई है। लेकिन ये खुलासा करने में असफल रहे कि ट्रायल कोर्ट ने अपराध का संज्ञान लिया था। अदालत ने सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि हमें बताएं कि इसका उल्लेख कहीं भी क्यों नहीं किया गया कि संज्ञान लिया गया है। संज्ञान का खुलासा क्यों नहीं किया गया? अदालत के कहने के बाद कि वह अन्यथा मामले को खारिज कर देगा, सिब्बल ने अंततः याचिका वापस लेने का फैसला किया। गौर करने वाली बात यह है कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को इस प्रस्ताव पर संतुष्ट करने के लिए कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने के बावजूद गिरफ्तारी की वैधता की जांच अदालत द्वारा की जा सकती है। सोरेन की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने सिब्बल से पूछा कि याचिकाकर्ता को विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लेने के बारे में कब जानकारी मिली। सिब्बल ने जवाब दिया कि संज्ञान आदेश 4 अप्रैल 2024 को पारित किया गया, जब सोरेन हिरासत में थे। खंडपीठ ने कहा कि 15 अप्रैल को उन्होंने जमानत याचिका दायर की। सिब्बल ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका रिट याचिका में उनकी दलीलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि आप समानांतर कार्रवाई चला रहे थे। जस्टिस दत्ता ने कहा कि जमानत की अस्वीकृति और संज्ञान लेने से संबंधित तथ्यों का खुलासा करने में याचिकाकर्ता से अधिक स्पष्टवादिता की उम्मीद की गई थी। न्यायाधीश ने कहा कि आपका आचरण वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। सिब्बल ने जवाब दिया कि मैं इसे अपनी गलती मानता हूँ, मुवक्किल की नहीं। मुवक्किल जेल में है। हमारा इरादा कभी भी अदालत को गुमराह करने का नहीं था। उन्होंने बताया कि याचिका गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दे रही थी और जमानत याचिका नहीं थी, इसीलिए दोनों उपाय अलग अलग हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाने में की जा रही देरी से व्यथित होकर सोरेन ने भी पहले याचिका दायर की थी। उक्त याचिका को 10 मई को निरर्थक मानते हुए याचिका खारिज कर दी गई, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला 3 मई को आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल की सुप्रीम कोर्ट के कामकाजी घंटों की आलोचना के संदर्भ में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा है कि जो लोग न्यायपालिका की निंदा करते हैं उन्हें अधिकारियों द्वारा मामले में की जाने वाली देरी पर रोक लगाने की दिशा में काम करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश के रूप में हमारे द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद हम ये सुनना हमें पड़ता है कि न्यायाधीश बहुत कम घंटे काम करते हैं। हम यहाँ छुट्टियों में भी क्या कर रहे हैं? ये जो लोग हैं ये बातें कहते हैं। उन्हें यदि वे शासन का हिस्सा है तो हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम भारत संघ या किसी अन्य राज्य द्वारा दायर एक मामले में हमें शायद ही कोई ऐसा मामला मिले जो कि सीमा के भीतर दायर किया गया हो। न्यायाधीश ने कहा कि हर मामले में देरी माफ की जाती है और ऐसे में नाराजगी व्यक्त करते हुए जस्टिस दत्ता ने आगे टिप्पणी की, जो लोग न्यायपालिका की आलोचना करते हैं उन्हें इन चीज का जायजा लेना चाहिए। अधिकारी समय पर नहीं आते और वे कहते हैं कि हम कम काम करते हैं। ये टिप्पणी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान आई है। अदालत ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिससे अंततः सोरेन के वकील पीछे हट गए। सान्याल की टिप्पणी पर पीठ की निराशा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एएसजी एसपी राजू ने कहा कि अन्य मामले में वह बहस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत छुट्टियों की हकदार है क्योंकि वह वास्तव में 2 पालियों में काम करती है। अदालत की छुट्टियों पर इसी तरह की चर्चा मई के पहले सप्ताह में भी हुई थी, जब जस्टिस गवाई ने कहा कि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि न्यायाधीशों को सप्ताहांत की छुट्टी भी नहीं मिलती है क्योंकि वह अन्य आधिकारिक कामों में व्यस्त रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई के सदस्यों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है और सभी 8 आरोपी सदस्यों की जमानत रद्द कर दी है। पीएफआई के इन 8 सदस्यों पर देश भर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप है। पिछले साल अक्टूबर में मद्रास हाईकोर्ट ने इन आरोपियों को बेल दे दी थी और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया गया था। बता दें आपको कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की बेंच ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता और अधिकतम सजा के तौर पर जेल में बिताए गए सिर्फ 1.5 साल को देखते हुए हम जमानत देने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक है। अदालत व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने वाले आदेशों में हस्तक्षेप कर सकती है अगर वो गलत आधार पर दिए गए हों। जस्टिस त्रिवेदी ने अपने निर्णय में कहा कि जांच एजेंसी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है। पीएफआई के इन सदस्यों पर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। जमानत पर इनकी रिहाई रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सजा दी गई है, जबकि उन्होंने सिर्फ 1.5 साल कारावास में बिताए हैं। इस कारण हम हाईकोर्ट की जमानत पर रिहाई के फैसले में दखल दे रहे हैं। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल में तेजी लाने जाने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ये भी कहा है कि इस जमानत का असर केस के मेरिट पर असर नहीं पड़ेगा। 8 आरोपियों में बरकतुल्ला, इदरीस मोहम्मद, अबू ताहिर, खालिद मोहम्मद और सैयद इशाक, ख्वाजा मुहिद्दीन, यासर अराफात और फैयाज अहमद का नाम शामिल है। सभी को केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारत और विदेशों में धन इकट्ठा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसमें लखनऊ शहर के अकबर नगर क्षेत्र में कथित धनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण या एलडीए के विध्वंस
अभियान को बरकरार रखा गया। 10 मई को दिए गए फैसले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने लखनऊ अकबर नगर बाढ़ क्षेत्र में विध्वंस और बेदखली की कार्रवाई से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणियों और निर्देशों की पुष्टि की है। कहा गया कि हम हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत है कि विचाराधीन कॉलोनी का निर्माण बाढ़ क्षेत्र में किया गया वह सर्वमान्य स्थिति है और याचिकाकर्ताओं के पास कोई दस्तावेज या स्वामित्व नहीं है। वास्तव में उनका दावा प्रतिकूल कब्जे आदि पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार योजना पात्र लाभार्थियों की पहचान, विस्तृत योजना तैयार करने, निवासियों की सहमति प्राप्त करने और पुनर्विकास के दौरान उपयुक्त परगमन आवास भत्ते प्रदान करने सहित संपूर्ण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करती है। हालांकि एलडीए ने पूरी वैधानिक योजना को दरकिनार किया और पुनर्वास योजना को एक तरफा और बिना अधिकार क्षेत्र के तैयार किया है। याचिका में दलील दी गई है कि चुनौती का दूसरा आधार ये है कि याचिकाकर्ता की ये दलील है कि अकबर नगर बाढ़ क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण गलत है पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि फैसले में बेदखली का आदेश देने से पहले अनुपातिकता पर्याप्त नोटिस, सुनवाई और पुनर्वास के वैधानिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। डिवीजन बेंच ने कहा है कि पुनर्वास और वैकल्पिक आवास के आवंटन के लिए 1818 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1032 को जांच कर योग्य पाया गया, जबकि 706 आवेदन अभी भी जांच के दायरे में हैं। इसे संकेत लेते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि निवासियों को वैकल्पिक आवास आवंटित किए बिना नहीं हटाया जाएगा। स्टील से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें आपको कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर अपना फैसला रखा है और सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आदेश पारित करना कठिन होगा क्योंकि अदालतों के द्वारा इसे ट्रांसफर के आदेशों का जजों पर कोई असर होगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इसे लेकर मीडिया पर भी उनके खिलाफ बातें कही जा रही है। दरअसल भूषण स्टील मामले में आरोपियों में से एक ने मामले की सुनवाई करने वाले जज पर आरोप लगाया है कि जज ने ईडी के मामलों में सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी और ईडी में कौन सी जमानत होती है और इसीलिए इस मामले को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसे निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से इस मामले को स्वीकार किया गया है, जज से सुनवाई को किसी दूसरे जज के पास के लिए स्थानांतरित करने के निचली आदेश को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। ईडी ने कहा कि भूषण स्टील लिमिटेड के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और ओडिशा के कुछ शहरों में 367 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की गई है और ईडी ने एक बयान में कहा है कि फर्जी निदेशकों के माध्यम से बेनामीदारों, फर्जी कंपनियों के नाम पर की गई संपत्ति को कुर्क करने के पीएमएलए के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया और बताया ये भी जा रहा है कि इस आदेश के तहत भूषण स्टील लिमिटेड का वर्ष 2018 में टाटा स्टील लिमिटेड ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरा करने के बाद अधिग्रहण कर लिया था। ईडी ने बीएसएल और उसके प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल और सहयोगियों पर कई फर्जी कंपनियां बनाने का आरोप भी लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 26 दुष्ट वेबसाइट के खिलाफ दायर मुकदमे में नेटफ्लिक्स, यूनिवर्सल सिटी स्टूडियो, डिज्नी और कई अन्य वैश्विक मनोरंजन कंपनियों के पक्ष में उनके कॉपीराइट कार्यों की सुरक्षा के लिए एक निषेधाज्ञा जारी किया है। जस्टिस अनीश दयाल ने पाया है कि वार्नर ब्रदर्स, कोलंबिया और पैरामाउंट सहित मनोरंजन कंपनियों ने एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा और डायनेमिक निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। इस तरह के उल्लंघनकारी डोमेन वेबसाइटों के उल्लंघनकारी कार्रवाइयों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ये न्यायालय कॉपीराइट किए गए कार्यों को बनाए जाने के तुरंत बाद ही उनकी सुरक्षा के लिए निषेधाज्ञा देना उचित समझते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कॉपीराइट किए गए
कार्यों के मालिक को कोई अपूरणीय क्षति न हो, क्योंकि उल्लंघनकारी वेबसाइटों या फिर उनके नए संस्करणों पर तुरंत काम अपलोड किए जाने की आसन संभावना है। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि नकली वेबसाइटें बिना किसी लाइसेंस या प्राधिकरण के मनोरंजन कंपनी के कॉपीराइट किए गए कार्यों से युक्त सामग्री ले जा रही थी और उसका प्रसार कर रही थी। अदालत ने वेबसाइट को शुल्क का भुगतान करके होस्टिंग या फिर स्ट्रीमिंग करने या विचाराधीन सामग्री को देखने के लिए उपलब्ध कराने से रोक दिया। इसने आगे निर्देश दिया कि नकली वेबसाइट के डोमेन नामों को लॉक और निलंबित किया जाए और वेबसाइटों तक पहुंच को भी अवरुद्ध किया जाए। मामले की सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी। महाराष्ट्र के पुणे में अपनी तेज रफ्तार लग्जरी कार से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कुचलने के आरोपी 17 वर्षीय लड़के के पिता को छत्रपति संभाजी नगर से हिरासत में लेने के कुछ घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों, अलग अलग रेस्टोरेंट के 2 प्रबंधकों और एक मालिक को गिरफ्तार किया था। नाबालिग के पिता को 24 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। है एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे का ख्याल रखे, उसे अच्छे वातावरण में रखे और जब पता है कि वो 18 साल का नहीं है तो उसे पब में नहीं जाने देना चाहिए और जब उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको ड्राइविंग के लिए इतनी बड़ी कार नहीं देनी चाहिए। ये सब जो जिम्मेदारी की लक्षण है वो सब एब्सेंट है इसमें और इसलिए पिता करके उन्होंने एक अपयश दिखाया है, इसलिए उनके जामीन को विरोध किया गया और उनको 24 तारीख तक पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में रखने के ऑर्डर हुए। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक हिंदू महिला को अपने मुस्लिम पति के साथ रहने की अनुमति दी, जिससे कि उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव और न्यायमूर्ति वेंकटेश नाइक टी के खंडपीठ ने कहा कि चूंकि बालिग महिला ने अपनी मां के साथ रहने से इनकार कर दिया, वे शादीशुदा थी और पढ़ाई कर रही थी, इसलिए किसी फैसले की जरूरत नहीं पड़ी है। 9 मई को आदेश में कहा गया कि बंदी को अदालत के समक्ष पेश किया गया और उसने अपनी मां के साथ जाने से इनकार कर दिया और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बंदी बालिग है और बीकॉम द्वितीय वर्ष में पढ़ रही है और उसकी शादी प्रतिवादी क्रमांक 6 के साथ हुई है। इस मामले में आगे किसी फैसले की आवश्यकता नहीं है और ऐसे में महिला कोर्ट के सामने पेश हुई और अपनी मां के साथ रहने की अनिच्छा जताई। उसके द्वारा उठाए गए रुख पर ध्यान देने के बाद अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की किशोरी न्याय समिति के उप सचिव की उपस्थिति में बंद कमरे में उससे बातचीत की। ये सुप्रीम कोर्ट देवूजी नायर बनाम केरल राज्य और अन्य द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप था। इसके बाद अदालत ने कहा कि महिला 1 अप्रैल को अपने पति से शादी करने के बाद केरल में अपने पति के साथ रह रही थी, बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल कर रही थी और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र थी। अदालत ने आगे कहा कि महिला ने स्वेच्छा से अपने माता पिता का घर छोड़ा था और उसे किसी दबाव या अनुचित प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ रहा था, इसलिए न्यायालय ने निर्धारित किया है कि मामले में निर्णय की आवश्यकता ही नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई ने गांधीनगर के दिल्ली पब्लिक स्कूल के एक कक्षा 10 के एक छात्र के रिजल्ट का खुलासा किया है, जिसे अपर्याप्त उपस्थिति के कारण शुरू में अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद न्यायालय ने आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। परिणाम पहले एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था। न्यायालय को सूचित किया गया कि छात्र ने अपनी 2 परीक्षाएं गणित और कंप्यूटर एप्लीकेशन पास नहीं की है। याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय से छात्र को पूरक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इसके जवाब में सीबीएसई के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि पूरक परीक्षाएं जुलाई में निर्धारित हैं। हालांकि इन परीक्षाओं के लिए अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। ये भी प्रस्तुत किया गया कि अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया सीबीएसई द्वारा नियत समय में शुरू की जाएगी। अब एकल पीठ ने मामले को आगे विचार के लिए नियमित पीठ को भेज दिया है। मामले की अध्यक्षता
कर रहे जस्टिस D.M. देसाई ने 15 मई को पिछली सुनवाई में सीबीएसई को हलफनामे पर छात्र का परिणाम बताने का आदेश दिया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वह बाद में योग्यता के आधार पर पूरी सुनवाई के बाद छात्र की पात्रता और उसके परिणाम की वैधता पर निर्णय लेगा। छात्र को अंतिम परीक्षा देने से रोक दिया गया था और क्योंकि अनिवार्य 60% उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहा था, वह कथित तौर पर गंभीर अवसाद के कारण जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक स्कूल नहीं जा सका। उसके पिता ने फरवरी में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें अदालत ने से अनुरोध किया गया कि वह सीबीएसई को छात्र की उपस्थिति जो नहीं हुई थी उसको माफ करके और उसे परीक्षा में बैठने या परीक्षा देने की अनुमति देने का निर्देश दे। हाईकोर्ट ने 14 फरवरी को छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी और सीबीएसई को निर्देश दिया कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक वह उसका परिणाम सील कर दे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.